हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता प्लस रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट पर। आज की जो क्लास है उसमें हम भाई बात करेंगे गणित की शिक्षण विधियों को लेकर के। आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को धैर्य के साथ में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या करेंगे ताकि आसपास का कोई भी प्रश्न आएगा तो किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं जाएगा। लेकिन शर्तें आपको धैर्य के साथ में आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को जो है वो समझना है और साथ ही साथ आपको जो है वो आंसर करते जाना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। और आज की क्लास का देखो पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है कि गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन जो है वो किस विधि से करता है। सीधा सा मतलब ये कि कौन सी विधि जो है वो अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलती है। साथियों, कौन सी विधि जो है वो अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलती है। ऑप्शन ए देखो खेल विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी प्रदर्शन विधि, ऑप्शन डी है निगमन विधि। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इन चारों में से हो जाएगा। कौन सी विधि जो है वो अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। साथियों, निगमन विधि की बात करें, ठीक है, किसकी बात करेंगे। निगमन जो विधि है ये साथियों हमेशा अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलती है, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि निगमन विधि जो है वो हमेशा अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलेगी। और सेकंड चीज़, दूसरी बात यह है कि निगमन विधि जो है ये हमेशा नियम या फिर सूत्र से उदाहरण की तरफ चलती है। साथियों, नियम या फिर सूत्र से, ठीक है, नियम या फिर सूत्र से उदाहरण की तरफ कौन सी विधि, निगमन विधि, ठीक है। कौन सी विधि अज्ञात से ज्ञात की तरफ है तो वह है निगमन विधि। और तीसरी चीज़ ये है कि निगमन विधि जो है ये साथियों सामान्य से फिर चलेगी विशिष्ट की तरफ, ठीक है। निगमन जो विधि है ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती हैं। तो तीन चीज़ें आपको, तीन चीज़ें, या तो निगमन विधि याद कर लीजिए या फिर आगमन विधि याद कर लेना। दोनों को साथ में याद मत करना क्योंकि एक दूसरे की उल्टी है तो आप जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा जो विशेषता है वो किस विधि की है। इसलिए देखो अज्ञात से ज्ञात की तरफ है निगमन विधि। निगमन जो विधि है ये साथियों अज्ञात से ज्ञात की तरफ है। और सेकंड चीज़ है कि निगमन जो विधि है ये हमेशा नियम और सूत्र पहले आएंगे और उदाहरण जो है वो बाद में आएंगे। तो ये जो है वो नियम और उदाहरण से, साथियों नियम या फिर सूत्र से उदाहरण की तरफ चलती है। और निगमन विधि जो है ये हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है। तीनों विशेषताएं आपको याद रखनी है और एक विशेषता जो है वो इसमें से जरूर पूछी जाएगी निगमन विधि को लेकर के। निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात की तरफ, निगमन विधि नियम या फिर सूत्र से उदाहरण की तरफ, और निगमन विधि जो है ये हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन, जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का डी ऑप्शन है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। निगमन विधि हमेशा अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलती है। निगमन विधि हमेशा सूत्र ऑब्लिक नियम से उदाहरण की तरफ चलेगी और निगमन विधि हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन भाई। हाँ जी साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों के द्वारा की जाती है, नवीन नियम की जो स्थापना है ये यहाँ पे उदाहरणों से की जा रही है। उदाहरणों के द्वारा जो है वो नए नियम की स्थापना की जा रही है। इनकी विधि कैसे चलेगी। विधि आएगी सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है उदाहरण, क्योंकि ये कह रहा है कि उदाहरणों के द्वारा की जा रही है। नए नियमों की स्थापना जो है वो उदाहरणों के द्वारा की जा रही है। तो उदाहरण से नियम की तरफ कौन सी विधि जो है ये साथियों उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। अभी हमने पढ़ा था कि जो निगमन विधि है साथियों, निगमन विधि जो है ये चलती है नियम या फिर सूत्र से उदाहरण की तरफ, और इसकी उल्टी जो आगमन विधि है ये हमेशा उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। आगमन विधि जो है ये हमेशा उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का यहाँ पे बी ऑप्शन आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। साथियों नवीन विधि जो नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों के द्वारा की जा रही है, यानी कि विधि जो है वो हमेशा उदाहरण से नियम की तरफ चलेगी। कौन सी, उदाहरण से नियम की तरफ आगमन विधि चलेगी, ठीक है। पहली विशेषता ये है कि आगमन विधि जो है ये हमेशा उदाहरण से नियम की तरफ चलेगी, ठीक है। सेकंड विशेषता क्या है साथियों,
दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि जो आगमन विधि है ये होती है विशिष्ट से सामान्य की तरफ। ठीक है, निगमन में हमने निगमन जो विधि है उसमें हमने पढ़ा कि भाई निगमन विधि जो है ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है, लेकिन आगमन विधि जो है ये इसकी उल्टी है, यानी कि आगमन को करेंगे विशिष्ट से सामान्य की तरफ। ठीक है, और तीसरी विशेषता ये है कि निगमन जो विधि है आगमन जो विधि है ये हमेशा चलती है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो तीन विशेषताएं आपके पास में है किस विधि की, आगमन की, और तीन है आपके पास में निगमन विधि की। तो या तो आप आगमन को याद करके जाना या फिर आप जो है वो निगमन को याद करके जाना, क्योंकि दोनों एक दूसरे की उल्टी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे पूछा है नवीन नियमों की स्थापना उदाहरणों के द्वारा की जा रही है, यानी कि विधि जो है ये उदाहरणों से नियम की तरफ चल रही है। पहले उदाहरण आ रहे हैं और उसके बाद में जो है वो नियम आ रहे हैं। तो साथियों आगमन विधि जो है ये हमेशा आपके उदाहरण से नियम की तरफ चलेगी। ठीक है, और आगमन विधि जो है ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलेगी, और साथियों आगमन विधि जो है ये हमेशा ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपको एक विधि जो है वो याद करके जाना है, या तो आगमन याद करके चले जाना या फिर आप जो है वो निगमन विधि को याद करके चले जाना। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन, जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों की द्वारा, यानी कि विधि जो है वो उदाहरणों से नियम की तरफ चल रही है। कौन सी अपनी आगमन विधि। ठीक है, अ से आगमन, अ से उदाहरण, ऐसे जैसे वैसे ऊ है वैसे ऐसो, इसको जो है वो याद रखने का तरीका है कि भाई अ से आगमन और अ से उदाहरण, तो उदाहरण से नियम की तरफ आगमन विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि विश्लेषण विधि जो है इसकी पूरक विधि कहा जाता है, यानी कि विश्लेषण विधि जो है वो इसकी उल्टी यानी कि पूरक विधि जो है वो कौन सी है। तो विश्लेषण की उल्टी कौन सी है, विश्लेषण की उल्टी हो जाएगी संश्लेषण विधि। साथियों विश्लेषण विधि जो है वो इसकी पूरक विधि कौन सी है, इसकी पूरक विधि है संश्लेषण विधि। तो इस क्वेश्चन का जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा विश्लेषण विधि की जो पूरक विधि है वो है संश्लेषण विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि अंकगणित। साथियों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकगणित शिक्षण का महत्व क्या है। ठीक है, अंकगणित जो शिक्षण है उसका महत्व क्या है। ऑप्शन ए देखिए, व्यवहारिक उपयोगिता के लिए। ठीक है, व्यवहारिक उपयोगिता के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि घरेलू कार्य के लिए, और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो अंकगणित, अगर हम अंकगणित के शिक्षण की बात करें तो इसके अंदर व्यवहारिक उपयोगिता के लिए भी है, और व्यवसाय और मजदूरी के लिए भी है, और यहाँ पे घरेलू कार्य के लिए भी है। तो जिनका भी ऑप्शन, जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरियों का ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा अंकगणितीय शिक्षण का महत्व व्यवहारिक उपयोगिता के लिए, व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए और घरेलू कार्य के लिए। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेखा गणित शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार है, और ये क्वेश्चन आपके कई बार रीट के अंदर पूछा गया है कि रेखा गणित शिक्षण के अंदर, साथियों रेखा गणित शिक्षण के अंदर जो है वो किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए देखो, आगमन विधि का। ऑप्शन बी, प्रदर्शन विधि का। ऑप्शन सी, निगमन विधि का। ऑप्शन डी, खेल विधि का। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। रेखा गणित शिक्षण के अंतर्गत किस विधि का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन आ रहा है बी, उनका से हो जाएगा प्रदर्शन विधि का। ठीक है, रेखा गणित शिक्षण के अंदर हमेशा साथियों इस प्रदर्शन विधि का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी जिनका भी है उनका बिल्कुल सही जगह, रेखा गणित शिक्षण में प्रदर्शन विधि का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि अंकगणित शिक्षण में कौन सी विधि जो है वो उपयुक्त है, यानी कि अंकगणित शिक्षण के अंदर कौन सी विधि जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। समीकरण विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों अंकगणित की बात करें तो अंकगणित शिक्षण के अंदर सबसे जो उपयोगी विधि है वो है अपनी समीकरण विधि। अंकगणित शिक्षण के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि कौन सी है, समीकरण विधि है। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे 1 नंबर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह अंकगणित शिक्षण के अंदर सबसे उपयोगी विधि है समीकरण विधि।
अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कहना कि क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र जो हैं वो लिख देता है। यहाँ पे देखिए, क्षेत्र मिति पढ़ाने से पहले, जैसे भाई वर्त का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है, तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो है, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने के लिए उस सूत्र को जो है वो शिक्षक बोर्ड के ऊपर लिख देता है, ठीक है। वह तरीका दर्शाता है कि वह किस विधि का अनुपालन कर रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षक क्या करता है, नियम और सूत्र जो होते हैं उनको पहले जो है वो बोर्ड के ऊपर लिख देता है, ठीक है, उनको जो है वो पहले बोर्ड के ऊपर लिख देता है। ये तरीका दर्शाता है कि किस विधि का अनुपालन हो रहा है, निगमन विधि का, प्रायोगिक विधि का, प्रायोगिक उपागम का, व्यवहारिक का, या फिर आगमन विधि का। साथियों देखो, कौन सी विधि सूत्र या फिर नियम से उदाहरण की तरफ चलती हैं, कौन सी विधि ऐसी है जो अपने नियम या फिर सूत्र से उदाहरण की तरफ चलती हैं, जिसमें से देखो शिक्षक जो है वो पहले ही बोर्ड के ऊपर सूत्र को लिख देता है, यानी कि विधि जो है वो कैसे चल रही है, सूत्र या फिर नियम से उदाहरण की तरफ चल रही है। साथियों, सूत्र या फिर उदाहरण से जो सूत्र या फिर नियम से जो विधि उदाहरण की तरफ चलती है वो विधि होती है कौन सी, वो विधि हो जाएगी निगमन विधि, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे 1 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। साथियों, अगर हम निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि जो है ये हमेशा नियम या फिर सूत्र से उदाहरण की तरफ चलती है, और यहाँ पर सूत्रों को पहले से लिख दिया है, सूत्र जो होते हैं उनको बोर्ड पर पहले से ही लिख दिया है, यानी कि निगमन विधि के अंतर्गत पहले सूत्र या फिर पहले जो नियम है वो बता दिए जाते हैं या फिर लिख दिए जाते हैं, और उसके माध्यम से जो है वो उदाहरणों को हल किया जाता है। तो ये अपनी विधि होगी कौन सी, निगमन विधि, जो हमेशा नियम या फिर सूत्र से उदाहरण की तरफ चलती है। तो जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन और गजब लेवल की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि गणित शिक्षण की मुख्य विधि जो है वो कौन सी है। अब देखो, गणित शिक्षण के अंतर्गत मुख्य विधि जो है वो कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन देखो, व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, आगमन और निगमन विधि है, और ये सभी जो हैं वो गणित शिक्षण की मुख्य विधियां हैं, ठीक है। व्याख्यान विधि भी है, प्रदर्शन विधि भी है, और आगमन और निगमन विधि भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे से होगा ये सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि रेखा गणित की किसी साध्य, ठीक है, थ्योरम को हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग जो है वो प्राय किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। रेखा गणित की किसी साध्य को यानी कि थ्योरम को हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग जो है वो प्राय किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए, विश्लेषण विधि का, ऑप्शन बी आगमन विधि का, ऑप्शन सी निगमन विधि का, या फिर आगमन और निगमन दोनों का। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रेखा गणित के किसी भी साध्य को हम अगर हल करेंगे तो उसमें हमेशा जो है वो विश्लेषण विधि का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जिनका भी आंसर ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। रेखा गणित के किसी भी साध्य को हल करने के लिए हम हमेशा जो है वो विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सी विधि है, विश्लेषण विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि अध्यापन, देखो साथियों, हाँ जी, अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है वह कौन सा है। यानी कि विद्यार्थियों को हम पढ़ा रहे हैं और उसमें किसी भी एक शिक्षण विधि का, ठीक है, किसी भी एक शिक्षण विधि का चयन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी शिक्षण विधि को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ों को जो है वो ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब किस चीज़ का जो है वो सर्वाधिक जो है वो ध्यान रखना होता है शिक्षण विधि का चयन करते समय। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए देखो साथियों, ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों की रुचि व उत्साह का ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी भी शिक्षण विधि को हम अगर चयन कर रहे हैं तो उसमें विद्यार्थियों की रुचि व विद्यार्थियों का उत्साह, ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि
आवश्यक साधनों व उपकरणों की उपलब्धि का ध्यान रखेंगे, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि आर्थिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखेंगे। यानी कि किसी भी अगर शिक्षण विधि का हम चयन करें तो उसके लिए जरूरी है कि जिस शिक्षण विधि से हम बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाएंगे, ठीक है, वो विधि जो है वो टाबरों के समझ में आनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर विद्यार्थियों की रुचि होनी चाहिए, उसके अंदर विद्यार्थियों का उत्साह जो है वो होना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि विद्यार्थियों की रुचि व उत्साह का साथियों ध्यान रखना है, ठीक है। किसका ध्यान रखेंगे भाई, यानी कि शिक्षण विधि का अगर हम चयन करेंगे तो उसमें विद्यार्थियों की रुचि और विद्यार्थियों का उत्साह जो है वो उसको हम ध्यान में रखेंगे। अगर शिक्षण विधि विद्यार्थियों के हित में है, ठीक है, विद्यार्थी उस विधि से पढ़ने के में रुचि उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि रुचि ले रहे हैं, तो उस शिक्षण विधि से पढ़ाया गया जो है वो बिल्कुल कारगर होगा। तो इसके अंदर विद्यार्थियों की रुचि और विद्यार्थियों का उत्साह जो है वो ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा विद्यार्थियों की रुचि व विद्यार्थियों के उत्साह को जो है वो ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जो औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना जो है वो कठिन होता है। ये आपके रीट लेवल 2 2017 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जिसको हम औपचारिक कक्षा व्यवस्था के अंदर प्रयोग नहीं कर सकते, या फिर उसका जो है वो प्रयोग करना कठिन होता है औपचारिक कक्षा के अंदर। ऑप्शन ए आगमन विधि का, निगमन विधि का, प्रयोजन विधि का, या फिर विश्लेषण विधि का। इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग जो है वो एक औपचारिक कक्षा शिक्षण के दौरान प्रयोग करना कठिन होता है। साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है और आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये होगी कौन सी, ये हो जाएगी प्रायोजन विधि। कौन सी, प्रायोजना जो विधि है साथियों, प्रायोजना विधि, इसका उपयोग जो है वो औपचारिक कक्षा शिक्षण की जो व्यवस्था है उसके अंदर करना कठिन होता है प्रायोजना विधि का। तो इस क्वेश्चन का जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है, उनकी तैयारी भाई बहुत ही अच्छी है और गजब लेवल की है, ठीक है। प्रायोजना विधि एक ऐसी विधि है जिसका औपचारिक कक्षा शिक्षण के अंदर प्रयोग करना जो है वो कठिन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, प्रायोजना विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके पश्चात किया जाना चाहिए। ये भी L2 2017 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, यानी कि संश्लेषण विधि, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस विधि की, संश्लेषण विधि की। तो संश्लेषण विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके पश्चात किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा विश्लेषण, और उसके बाद में जो है वो संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विश्लेषण के बाद में साथियों, विश्लेषण के बाद में जो है वो हम संश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जगह। पहले किसी भी चीज़ का विश्लेषण करेंगे और उसके बाद में जो है वो संश्लेषण विधि प्रयोग में लाई जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्लेषण का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में संश्लेषण विधि का जो है वो उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गणितीय शिक्षण विधि जो है वो कौन सी है, ठीक है। किसी भी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो गणित की शिक्षण विधि है वो कौन सी है। संश्लेषण विधि है, विश्लेषण है, आगमन है, या फिर प्रायोजना विधि है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, किसी भी खेत का क्षेत्रफल अगर ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी जो विधि है वो कौन सी है भाई। चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है वो, हाँ जी। तो साथियों अगर हम किसी भी खेत का अगर क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण और उपयोगी विधि है वो है अपनी विश्लेषण विधि, ठीक है। कौन सी है, विश्लेषण विधि है। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर यानी कि सी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही जगह। किसी भी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गणित की दृष्टि से सबसे उपयोगी विधि कौन सी है, यहाँ पे हो जाएगी विश्लेषण विधि, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का विश्लेषण विधि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, विश्लेषण विधि। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है वो अधिक सहायक है। अध्यक्ष ने गणित के अंदर, ठीक है साथियों, गणित के अंदर सोचने तथा
तर्क करने की क्षमता का विकास करने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित की शिक्षण विधि जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है? ऑप्शन ए देखो, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, निगमन विधि या फिर संश्लेषण विधि। अगर हमारे अंदर तर्क करने की और सोचने की, साथियों सोचने और तर्क करने की क्षमता का अगर विकास करना है, अगर डेवलपमेंट करना है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि होगी वो होगी समस्या समाधान विधि। ठीक है, तर्क करने और सोचने की अगर शक्ति का विकास करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोगी विधि है वो है अपनी कौन सी? समस्या समाधान विधि। तो जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा समस्या समाधान विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि गणितीय, ठीक है, गणित की पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप के अंदर होना चाहिए? ठीक है, गणित की जो पाठ्यपुस्तक है उसकी सामग्री का जो विकास है ये किस प्रकार से होना चाहिए? ऑप्शन है देखो, अभ्यास रूप में, तर्क संगत रूप में, समस्याओं के रूप में या फिर आधुनिक गणित के रूप में। साथियों गणित की जो पाठ्यपुस्तक की सामग्री है उसका विकास हमेशा जो है वो हमेशा इनकी समस्याओं के समाधान के, इनकी समस्याओं के रूप में होना चाहिए। तो ऑप्शन जिनका भी यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा समस्याओं के रूप में। ठीक है, गणित की पाठ्यपुस्तक की सामग्री के जो विकास है ये हमेशा समस्याओं के रूप में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा समस्याओं के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण जो है वो क्या है? गणित के पाठ्यक्रम को, यानी कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का मतलब यानी कि मुख्य कारण जो है वो क्या है? ऑप्शन ए देखो, बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, ऑप्शन बी बच्चों का समाजीकरण करना या फिर बच्चों का चरित्र विकास या फिर उपरोक्त में से सभी। तो साथियों डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। गणित को पाठ्यक्रम के अंदर शामिल करने के ये सभी पहलू जो हैं वो अति महत्वपूर्ण है, यानी कि बच्चों के अंदर तार्किक दृष्टिकोण का विकास होगा, बच्चों के अंदर समाजीकरण की क्षमता का विकास होगा और बच्चों के अंदर चरित्र विकास करने की जो क्षमता है उसका भी विकास होगा। तो ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न देखिए। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? साथियों ये क्वेश्चन आपका रीट 2012 और रीट 2016 यानी कि 2 बार पूछा गया प्रश्न है। साथियों 2 बार पूछा गया प्रश्न है और 2025 के अंदर ये प्रश्न आपसे टकरा सकता है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? ठीक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं या फिर मानसिक हैं। तो प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की बात करें तो साथियों न तो बच्चों को संस्कृति के बारे में समझ होती है, न सामाजिक और न धार्मिक है, ये बिल्कुल मानसिक। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व है वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक पहलू को जो है वो ध्यान में रखता है, यानी कि बच्चों की सोचने और समझने की जो शक्ति है उसका विकास करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जगह, मानसिक शक्ति का विकास करना। अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? ठीक है, गणित के अध्ययन से, साथियों गणित पढ़ने से एक बच्चे के अंदर किस गुण का जो विकास है वो होता है? ये रीट 2012 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आत्मविश्वास का होता है, विश्लेषण सोच का होता है, तार्किक सोच का और इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन होगा, यानी कि आत्मविश्वास भी होगा, ठीक है, विश्लेषण चीज़ों को समझना, ठीक है, विश्लेषण करना और तार्किक सोच भी होगी और उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा। गणित के अध्ययन से एक बच्चे के अंदर इन सभी गुणों का विकास होता है। तो ऑप्शन डी जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है साथियों ये कह रहा है कि गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि ये आपके रीट 2012 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व जो है वो क्यों है? ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक इसलिए है या फिर यह है तर्क रूप से, तर्कात्मक रूप से सोच को विकसित करना इसलिए है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है इसलिए है, और उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। विज्ञान विषय के अध्ययन में भी ये सहायक है। ठीक है, ऑप्शन बी है कि
तर्कात्मक रूप से यानी कि तर्क के रूप में सोच को विकसित करना, ये भी सही है, और व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी जो हैं वो डी ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का सही हो जाएगा। गणित जो है, गणित विषय का जो पाठ्यक्रम है वो इन सभी के लिए जो है वो जरूरी है। तो ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कहना कि गणित की सबसे पुरानी शाखा जो है वो कौन सी है। साथियों, गणित की सबसे प्राचीन शाखा जो है वो कौन सी है। रेखा गणित है, बीज गणित है, अंकगणित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम गणित की सबसे पुरानी शाखा की बात करें तो वो हो जाएगी अंक गणित। साथियों, कौन सी है, अंक गणित है। इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित की सबसे जो पुरानी शाखा है वो है अपनी अंक गणित। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 नंबर बिल्कुल सही होगा, गणित की सबसे पुरानी शाखा अंक गणित। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कहना कि बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है। साथियों, बालक की यानी कि बालक के अंदर सोचने और समझने और तर्क करने की जो शक्ति है उसका सबसे अधिक विकास जो है वो किसके द्वारा होता है। ठीक है, विज्ञान से होता है, ये क्या लिखा है, गणित से होता है, पणित से लेकर पणित से होता है, सामाजिक विज्ञान से, या फिर चित्रकला से। इनकी बालक के अंदर तर्क शक्ति का सबसे अधिक जो विकास होगा वो होगा गणित से। यहाँ पे पणित नहीं है, यहाँ पे जो है वो अपने गणित है, गणित से। ठीक है, तो बालक के अंदर तर्क शक्ति का सबसे ज़्यादा जो विकास होगा वो साथियों गणित से होगा। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा कि भाई बालक के अंदर तर्क शक्ति, सोचने समझने की जो शक्ति है उसका विकास जो है वो हमेशा गणित के माध्यम से सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो कहना कि गणित विषय का सबसे अधिक समझ जो है वो किस विषय से होता है। तो गणित और विज्ञान ही हमेशा दोनों जुड़वा विषय रहे हैं। ठीक है, तो गणित का जो सबसे अधिक समझ होता है, समझ जिस विषय के साथ में होता है वो है अपना विज्ञान विषय। ठीक है, गणित और विज्ञान इन दोनों को हमेशा एक साथ जो है वो पढ़ा जाता है। तो विज्ञान विषय के साथ में गणित विषय का सबसे अधिक जो संबंध है वो होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहना कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, समन्वय व सुसंगठित सिद्धांत, उपयोगिता व जीवन से संबंधित का सिद्धांत, या फिर क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इनके डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। ये सभी सिद्धांत जो हैं वो गणित के पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। ये तीनों सिद्धांत जो हैं वो गणित के पाठ्यक्रम के सिद्धांत है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहना कि हाँ जी, पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में से किस कथन से सबसे अधिक जो है वो सामीप्य है। यानी कि पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में से किस कथन से सबसे अधिक जो है वो सामीप्य है। ऑप्शन ए देखो, कक्षा शिक्षण कार्य तथा संबंधी अनुभव। ठीक है, उससे संबंधी अनुभव, विषय संबंधी विद्यालय परिसर में प्राप्त अनुभव, विषय वस्तु का ज्ञानात्मक पक्ष और अनुभव। ऑप्शन डी, विषय वस्तु का क्रियात्मक पक्ष और अनुभव। तो इसके अंदर यानी कि पाठ्यक्रम का जो सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विषय वस्तु का ज्ञानात्मक पक्ष और अनुभव। साथियों, सी ऑप्शन जिनका भी है उनका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। विषय वस्तु का ज्ञानात्मक पक्ष और अनुभव जो है ये पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, विषय वस्तु का ज्ञानात्मक पक्ष और अनुभव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टर नहीं होगा उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा, विषय वस्तु का ज्ञानात्मक पक्ष और अनुभव। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्यों के अनुसार छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। ये परिभाषा जो है ये किसके द्वारा दी गई है। यानी कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। ये परिभाषा जो है वो किसकी है। ठीक है, ऑप्शन देखो, मॉरिसन की है, ब्लूम की है, हर्बर्ट की है, या फिर कनिंघम की। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जो है वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, मिलते हैं एक नई और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।